हाँ मरे ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। Hey guys, welcome back to Reactology 3.0। So guys, स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में। एंड गाइस आज है 1 जून एंड गाइस 1 जून 1984 को सिख इतिहास में बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसको बोला जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट थी इंदिरा गांधी उसने करवाया था। एंड गाइस इसमें हमारे बहुत सारे शहीद जो थे वो शहीद हुए थे एंड संत भिंद्रा जी वाले भी उसमें शहीद हो गए थे गाइस। एंड आज उसकी एक स्टोरी हम आपके साथ शेयर करना जा रहे हैं। उसका एक क्लिप है गाइस जो हम आपके साथ शेयर करना जा रहे हैं। सो गाइस आप लोग ये पूरी वीडियो देखो एंड आप लोगों को भी पता चलेगा कि ये क्या चीज थी, क्या इसमें हुआ था, कैसे ये घटना हुई, कैसे ये प्लानिंग हुई। सो प्लीज बने रहे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो गाइस। मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है, इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। 30 अक्टूबर 1984 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये स्पीच देते समय इंदिरा गांधी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि आने वाला दिन सच में उनके लिए काल बनकर आएगा। भाई ये जो वीडियो है ना ये बनाई गई है माइटी मॉन्क जिनके की 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं गाइस। उनकी वीडियो पे हम आज एक रिएक्शन बना रहे हैं। सो आप लोग बने रहिए। अगली सुबह 31 अक्टूबर 1984 को 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी को ब्रिटिश एक्टर पीटर उस्टिवनोव को इंटरव्यू देना था। सुबह 9:12 पर इंदिरा गांधी अपने सरकारी रेजिडेंस से अपने ऑफिस की तरफ निकली। हमेशा की तरह इंदिरा गांधी ने मुस्कुराते हुए अपनी सिक्योरिटी में खड़े बेअंत सिंह की ओर देखा, लेकिन जवाब में उस दिन बेअंत सिंह के हाव भाव हमेशा की तरह नहीं थे। बेअंत सिंह के रिएक्शन से एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उसके सामने देश की प्रधानमंत्री खड़ी है। सो गाइस जो इंदिरा गांधी थी उसके जो सिक्योरिटी मतलब बॉडीगार्ड थे वो भी सिख सरदार थे गाइस, जिनमें से एक का नाम था बेअंत सिंह गाइस। बेअंत सिंह ने खतरनाक अंदाज में अपनी सर्विस रिवॉल्वर को निकालकर इंदिरा गांधी के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इंदिरा गांधी कुछ सोच पाती उससे पहले ही उनके दूसरे बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह ने भी, जो दूसरे बॉडीगार्ड थे जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हो सतवंत सिंह था उनका नाम, उन्होंने भी अपनी जो सर्विस रिवॉल्वर जो पुलिस को दी जाती है गाइस उससे उन पे फायर कर दी, उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक साथ पूरी मैगजीन इंदिरा गांधी के शरीर को छलनी कर चुकी थी। पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगभग 30 बुलेट इंदिरा गांधी पर बरसा दी गई थी। कभी देश के लिए अमेरिका तक से भिड़ जाने को तैयार रहने वाली इंदिरा गांधी आज अपनों के हाथों ही मारी जा चुकी थी और असहाय होकर वही अपनी मौत की प्रतीक्षा कर रही थी। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इंदिरा गांधी के ऑर्डर पर गोल्डन टेम्पल पर 5 महीने पहले किए गए मिलिट्री ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया था। क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्यों इसे अंजाम दिया गया था और कैसे इस ऑपरेशन ने सिखों के मन में इंदिरा गांधी के लिए घृणा पैदा कर दी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जानने से पहले आपको पंजाब की हिस्ट्री को जानना जरूरी है। 18वीं शताब्दी तक अंग्रेज भारत की कई रियासतों पर अपना कब्जा जमा चुके थे, लेकिन भारत का पंजाब रीजन उन दिनों सिख एम्पायर महाराजा रंजीत सिंह जी की कमान में था। सिख किंगडम की नींव रखने वाले महाराजा रंजीत सिंह जी ने 1801 से लेकर 1839 तक भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना साम्राज्य फैला रखा था। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने सिख एम्पायर को हड़प लिया और इसके साथ ही हरियाणा, जो कि इस किंगडम का पार्ट नहीं था, उसे भी इसके साथ जोड़ दिया। महाराजा रंजीत सिंह के वंशजों को देश के बाहर शिफ्ट कर दिया गया और पेंशन देकर उन्हें चुप करा दिया गया। इसके बाद सिखों के पास अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। सिखों के आंतरिक मामलों के लिए अब गुरुद्वारे प्रमुख रूप से उभरने लगे। जो वहां के महंत थे वो अब धीरे धीरे गुरुद्वारों को डोमिनेट करने लगे, जो बात सिखों को पसंद नहीं आ रही थी। सिख अपना लोकल रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे और गुरुद्वारों के महंतों का ये डोमिनेशन उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं था। इसके बाद 1920 में सिखों ने अकाली दल बनाई और अकाली मूवमेंट की शुरुआत कर डाली। अकाली मूवमेंट को गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहा जाता है। ये मूवमेंट गुरुद्वारों में रिफॉर्म लाने का एक अभियान था। इसका एम था ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर बिल्डअप करके महंतों को गुरुद्वारे से निकालना। इस मूवमेंट में 175 सिखों के दल ने मिलकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी कि SGPC बनाई।
इतने बड़े लेवल पर जब प्रेशर पड़ा तब ब्रिटिश सरकार ने 1920 SGPC मूवमेंट को लीगल स्टेचर देते हुए सिख गुरुद्वारास एक्ट 1925 पास किया और इसके साथ ही गुरुद्वारों के मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी और कार्य इस कमेटी को सौंप दी गई। तब से लेकर आज तक SGPC ही गुरुद्वारों के मैनेजमेंट का ख्याल रखती है, जहां बाकायदा पोस्ट बनी है जिसके लिए वोटिंग की जाती है। फिर इससे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स ही गुरुद्वारों को चलाते हैं। बहरहाल SGPC और अकाली दल दोनों ही सिखों को फ्रंट से लीड करते रहे। भले ही इस एम्पायर को अंग्रेज लूटते रहे, लेकिन यहाँ के सारे आंतरिक मामलों की जिम्मेदारी SGPC और अकाली दल के कंधों पर ही बनी रही। और शायद इसी वजह से इन सिख लीडर्स को ये लगता रहा कि जब अंग्रेज भारत छोड़ जाएंगे तो सिख एम्पायर दोबारा इन्हें वापस मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि अंग्रेज जाते जाते भारत को 2 टुकड़ों में बांट जाएंगे और पंजाब का एक बड़ा हिस्सा इस बंटवारे के भेंट चढ़ जाएंगे। बहरहाल जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तब भारत में भी आजादी की मांग तेज हो गई। हालांकि तब सिखों ने अलग देश या अपने सिख साम्राज्य की मांग नहीं की थी, लेकिन 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर रेजोल्यूशन आया जिसमें जिन्ना की अगुवाई में एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग हुई। इसके साथ ही पाकिस्तान के स्टेट्स भी चुन लिए गए थे, जिसमें सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का काफी बड़ा हिस्सा शामिल था। इस रेजोल्यूशन के आते ही सिखों में खलबली मच गई, क्योंकि अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता तो पंजाब की 60% जमीन पाकिस्तान में चली जाती। इस वजह से सिखों की एक बड़ी आबादी डिवाइड हो जाती। इसके अलावा डिवाइडेड पंजाब के साथ ही सिखों के कई धार्मिक स्थल भी पाकिस्तान चले जाते। इसीलिए अकाली दल के कुछ नेताओं ने ब्रिटिशर्स से इस पार्टीशन को निरस्त कर देने के लिए रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो करने वाले ब्रिटिशर्स ने उनकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद अकाली दल ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से थियोक्रेटिक स्टेट की मांग की, जिसे भारत सरकार लिमिटेड राइट्स और इंटरफेरेंस के साथ चला सकती थी। उनकी मांग थी कि अकाली दल के चुने हुए सदस्यों को पंजाब कैबिनेट में बराबर का हक दिया जाए। अकाली दल पंजाब के धार्मिक और आंतरिक मामलों में ऑटोनोमस रहे, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो सिखों को हिंदू की कैटेगरी में रखा गया। इसी तरह से पंजाब का जो भाग पाकिस्तान को दिया गया, पार्टीशन के बाद राइट शुरू हो जाने के कारण वहां से भी सारे सिख इंडिया के पंजाब में आ गए। इस वक्त तक सिख नेताओं के मन में यह आशा थी कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच का बफर कंट्री बना दिया जाएगा, जिसमें कि अनडिवाइडेड पंजाब पूरी ऑटोनॉमी। सो गाइस, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बट हम थोड़ा सा इस वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये वाली वीडियो 27 मिनट 52 मतलब 52 सेकंड्स की है। गाइस हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, जो मेन मुद्दा है उस पर आते हैं। गाइस 3 को डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अवतार सिंह अतवल की दरबार साहिब के सामने दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और उनकी लाश वही 2 घंटे तक पड़ी रही। भिंडरावाले के आदेश के बाद ही उनकी लाश वहां से उठाई गई। इस घटना के कुछ वक्त बाद ही वहां 6 हिंदू बसों को बीच रास्ते में रोक दिया गया और उसमें फंसे पैसेंजर्स को मार दिया गया। इन दोनों घटनाओं के बाद अब भारत सरकार की सब्र की सीमा खत्म हो गई थी। अब इंदिरा गांधी ने एक फोर्सफुल ऑपरेशन की मंजूरी दे दी, जिसके तहत भिंडरावाले को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। अब स्टार्ट होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। गाइस 31 मई 1984 की शाम को मेरठ में 9 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर कुलदीप सिंह बरार को वेस्टर्न हेडक्वार्टर ने फोन करके उनकी इमरजेंसी मीटिंग की जानकारी दी। उस समय मेजर कुलदीप सिंह बरार छुट्टी पर थे और वो अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने का प्लान बना रहे थे। हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिलते ही मेजर कुलदीप सिंह बरार उसी दिन वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़े। चंडीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर चंदी मंदिर में लोकेटेड वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर पहुंचकर मेजर कुलदीप सिंह बरार को ऑपरेशन ब्लू स्टार की जानकारी दी गई। इस ऑपरेशन को कमांड करने का ऑर्डर मिला। उन्हें बताया गया कि पंजाब में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। जरनैल सिंह भिंडरावाले ने पूरे गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया है। अगर सख्ती से कदम नहीं उठाए गए तो धीरे धीरे पंजाब भारत के हाथ से निकल जाएगा। इस ऑपरेशन का मेन एम था जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को अकाल तख्त से जिंदा या मुर्दा किसी भी तरह बाहर निकालना। 1 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने पंजाब के अंदर बढ़ते वायलेंस पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जरनैल सिंह भिंडरावाले किसी भी तरह की बातचीत के लिए राजी नहीं हुआ। इसके बाद इसी दिन पूरे पंजाब में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया। ट्रेन सर्विसेज रोक दी गई। सभी न्यूज रिपोर्टर्स को अमृतसर छोड़ने का आदेश दे दिया गया।
2 जून 1984 को सेना ने पाकिस्तान बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया। 3 जून 1984 को गुरु अर्जन सिंह का शहीदी दिवस था। गोल्डन टेम्पल में हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना था। जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके साथियों को पता चल चुका था कि आर्मी उनके चारों तरफ पहुंच चुकी है, इसलिए जो लोग गोल्डन टेम्पल के अंदर माथा टेकने जा रहे थे उन्हें अंदर ही रोक लिया गया। गोल्डन टेम्पल के बाहर खड़ी आर्मी लोगों से बाहर निकलने का अनाउंसमेंट कर रही थी, लेकिन भिंडरावाले टेम्पल के अंदर गए लोगों को अपनी ढाल बनाने की कोशिश कर रहा था। 4 जून 1984 को आर्मी के एक सोल्जर को गोल्डन टेम्पल के अंदर भिंडरावाले और उसके साथियों की पोजीशन चेक करने के लिए सिविल क्लोथ्स में भेजा गया। 5 जून 1984 को सुबह 4 बजे मेजर कुलदीप सिंह बरार ने अपने सभी सोल्जर्स के साथ मीटिंग की और सुबह 10 बजे ब्लैक जर्सी में पैराशूट रेजिमेंट के कमांडोज ने सामने से अटैक शुरू कर दिया। कमांडोज को गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेराबंदी करके अकाल तख्त की ओर बढ़ना था, लेकिन कमांडोज कुछ ही दूर आगे बढ़ पाए थे कि सामने से भिंडरावाले और उसके साथियों के द्वारा उन पर गोलीबारी शुरू कर दी गई। ऑटोमेटिक राइफल से किया गया यह अटैक इतना घातक था कि कई कमांडोज तुरंत शहीद हो गए। पहले 45 मिनट में ही सेना को पता चल गया था कि गोल्डन टेम्पल के अंदर छिपे मिलिटेंट काफी मजबूत हथियारों के साथ डटे हुए हैं। भाई ये वाली जो वीडियो का रिएक्शन बनाने का मेरा ये मकसद है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीजें नेगेटिव दिखाई गई हैं, जो कि मतलब जो हिंदू भाईचारे हैं, मुस्लिम भाईचारे हैं, उसमें मतलब एक कहते हैं ना एक रोष पैदा करना, मतलब एक चीज अगेंस्ट करनी किसी की चीज। जैसे अभी पहलगाम अपनी ये जो अटैक हुआ है गाइस, इसमें भी ऐसा ही कुछ किया गया था कि जब लोगों को मारा गया था तो उनको बोला गया था कि आप मोदी को जाके बोलो कि हिंदू बोल के सब कुछ किया गया था। तो ये वाली जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये इसका मकसद ये नहीं है कि मैं मतलब ये मेरी कोई फेवरेट वीडियो है जब मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलत जानकारी दी है। जब श्रद्धालु अंदर गए थे तो किसी को भी बंधक नहीं बनाया गया था, संत भिंडरावाले जी के तरफ से किसी को भी नहीं बनाया गया था। भाई ये सारी फेक न्यूज है। उनसे लड़ पाना इतना आसान नहीं था। इसके बाद मेजर कुलदीप सिंह बरार ने कमांडोज को सीधा अकाल तख्त के पास पहुंचकर अंदर स्टन ग्रेनेड फेंकने का आदेश दिया। मेजर कुलदीप सिंह बरार चाहते थे कि जब खालिस्तानी मिलिटेंट के आसपास स्टन ग्रेनेड्स गिरेंगी तो उसी वक्त कमांडोज अंदर घुस जाएंगे, लेकिन अकाल तख्त के अंदर घुसे मिलिटेंट्स ने पहले से ही विंडोज से लेकर दरवाजे तक को सैंडबैग और ब्रिक वॉल से बंद कर दिया था। मिलिट्री जो भी स्टन ग्रेनेड फेंकती वो सभी दीवार से लगकर वापस आ जाते। इससे इनका रिएक्शन सबसे ज्यादा सेना पर ही हो रहा था। रात होने के साथ ही भारतीय सेना के तीनों जनरल्स ने 3 तरफ से एक साथ हमला करने का फैसला किया। इस प्लान के तहत या मार गिराने का लगातार घायल होते गोले दागे थे। 6 जून 1984 की सुबह जब अकाल तख्त के पास सोल्जर्स पहुंचे तो भिंडरावाले और उसके 40 साथियों की डेड बॉडी पड़ी थी। 7 से 10 जून तक अकाल तख्त में पड़ी लाशों को बाहर निकाला गया। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है इस वीडियो में, जो सबसे बड़ा झूठ बोला गया कि भिंडरावाले जी की बॉडी और उनके जो साथ 40 सिख थे उनकी बॉडी के साथ पड़ी हुई थी। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था भाई। सिख भिंडरावाले जी की बॉडी उनको कभी मिली नहीं थी और ये फैक्ट है। और ये बहुत मतलब अगर आप लोग सर्च भी करोगे ना भाई गूगल पे तो आप लोगों को भी ये चीज़ पता चल जाएगी, उनकी बॉडी नहीं मिली थी। अगर बॉडी मिली होती तो उसकी एक इमेज जरूर रिलीज होती उस टाइम पे, और आज हमें वो इमेज अभी के टाइम पे वो मिल चुकी होती भाई। जरनैल सिंह भिंडरावाले के साथ इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल शाहबाग सिंह की बॉडी भी मिली, जो पूरे प्लान के साथ खालिस्तानी मिलिटेंट्स का साथ दे रहे थे। अब जाकर इंडियन आर्मी को पूरा माजरा समझ में आया। इतनी सॉलिड मिलिट्री प्लानिंग भिंडरावाले की नहीं बल्कि 1971 के वॉर हीरो मेजर जनरल शाहबाग सिंह की थी, जिनकी वजह से इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल में घुसकर भिंडरावाले को नहीं पकड़ पाई और मजबूरन वहां गोले दागने पड़े। अब धर्म युद्ध मोर्चा परिसर के अंदर की कीमत खुद प्रधान लंदन और पाकिस्तान जैसे देशों में जाकर जोरों शोरों से इसका प्रचार किया था। चौहान ने ही आनंदपुर साहिब में काउंसिल ऑफ खालिस्तान की स्थापना की। 23 जून 1985 भारत के लिए वो भयावह दिन था जिसमें 300 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग बेमौत मारे गए थे। इस दिन एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनाडा से लंदन होते हुए भारत की उड़ान भर रही थी, जिसमें अचानक से एक विस्फोट हो गया।
आयरिश कोस्ट के ऊपर हुए इस विमान विस्फोट में सारे के सारे लोग मारे गए। फ्लाइट में सवार 329 लोगों में से सिर्फ 131 लोगों की ही लाश मिल सकी थी। इस फ्लाइट में बॉम्ब से भरे सूटकेस रख दिए गए थे। भाई ये बताया जा रहा है कि ये जो फ्लाइट मतलब विस्फोट हुई थी, जो एक्सप्लोड हुई थी, इसमें बॉम्ब रख दिए गए थे। बट ऐसी कभी अगर बात की जाए एविएशन हिस्ट्री में कभी भी ऐसा कुछ खुलासा नहीं हुआ है। ये सभी जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये एक सिखिज्म को एक मतलब कह रहे हैं ना, जो हमारे पंजाबी उनको बदनाम करने के लिए बनाई जा रही हैं गाइस। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। जब एक दुर्घटना हवा में हो जाती है तो भाई उस चीज़ का कभी भी कोई फैक्ट नहीं निकल पाता कि वो चीज़ कैसी, क्योंकि जो एरोप्लेन होता है वो एक तरह से अपने में ही एक विस्फोटक थिंग होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा फ्यूल होता है गाइस। और अगर सही मैं जानकारी दे रहा हूँ तो जब एक एरोप्लेन 35,000 फीट पे उड़ रहा होता है, 30,000 फीट पे उड़ रहा होता है, तो उसमें हम ऐसी कोई केमिकल वाली चीज़ लेके भी नहीं जा सकते। अगर हम उसमें कुछ ऐसी केमिकल वाली चीज़ लेके जाएंगे तो वो मतलब एक टाइम पे आके वो फट जाएगा भाई। तो केमिकल वाली चीज़ इन द सेंस बॉम्ब नहीं हो सकता भाई, उसमें कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि अभी अगर आप बात की जाए तो अमेरिकन जो डेल्टा एयरलाइन है, इनमें कभी भी आप परफ्यूम तक भी नहीं लेके जा सकते भाई, क्योंकि जो ये चीज़ें होती है ना, इसमें केमिकल होता है, इसमें एक प्रेशर होता है। अगर वो चीज़ बॉटल फटेगी ना तो ऊपर एक जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें वो चीज़ फटेगी तो हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सब चीज़ एक कहानी बनाई गई थी भाई, मतलब बदनाम करने के लिए। अभी इधर ये हादसा होने ही वाला था कि उसके थोड़ी देर पहले टोक्यो के नरिता एयरपोर्ट पर एक और विस्फोट हुआ, जिसमें 2 जापानीज बैगेज हैंडलर्स की जान चली गई। ये बैगेज हैंडलर्स जापान से बैंकॉक जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स का सामान ढो रहे थे, लेकिन ये समय से पहले ही फट गया। इस हादसे से फ्लाइट के सैकड़ों लोगों की जान तो बच गई, लेकिन पूरे पैसेंजर्स में डर का माहौल फैल गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि यह बॉम्बिंग भी एयर इंडिया 182 बॉम्बिंग सीरीज का ही हिस्सा थी। बाद में जब कनाडा की ओर से इस मामले की जांच की गई तो उन्होंने इसका जिम्मा सिख सेपरेटिस्ट पर लगाया। कुछ टाइम बाद तलविंदर सिंह परमार, जो कि एक सिख एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बब्बर खालसा के लीडर थे, और इंदरजीत सिंह रियात नाम के इलेक्ट्रीशियन को अरेस्ट किया गया था। 1992 में पंजाब पुलिस के साथ हुए एक मुठभेड़ में तलविंदर सिंह परमार मारा गया। इसकी मौत के बाद इसे सिख मिलिटेंट और 1984 एयर इंडिया बॉम्बिंग का जिम्मेदार माना गया। इस ऑपरेशन का सोल मकसद था कि प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स को पंजाब से खत्म करना, जिससे कि देश की सॉवरेनिटी और पीस बरकरार रहे। 30 अप्रैल 1986 को ऑपरेशन ब्लैक थंडर को लॉन्च किया गया था, जिसमें 200 सिख मिलिटेंट्स जो गोल्डन टेम्पल में पिछले 3 महीनों से जमे हुए थे, उन्हें बाहर निकालना था। इस ऑपरेशन में 700 BSF और 300 ब्लैक कैट कमांडोज ने भाग लिया था। इतनी बड़ी सेना के बावजूद कुल 8 घंटे में यह ऑपरेशन पूरा हुआ था। हालांकि जो लोग गिरफ्तार हुए वो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से 2 महीने बाद ही रिहा हो गए थे। ऑपरेशन ब्लैक थंडर अपने फर्स्ट फेज में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, जिसके कारण 9 मई 1988 को इसके सेकंड फेज को लॉन्च किया गया, जिसमें लगभग 1000 स्पेशल टास्क फोर्स को शामिल किया गया था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए टास्क फोर्स के सिपाहियों ने अपने बाल बढ़ाने भी शुरू कर दिए थे, ताकि वो सिख मिलिटेंट्स में ब्लेंड हो सके। इसी वक्त स्पाई मास्टर कहे जाने वाले अजीत डोभाल अपने टीम के साथ सिविल कपड़ों में जाकर मिलिटेंट से मिल गए थे, जिससे कि टेंपल के अंदर छिपे मिलिटेंट्स की सारी इंटेलिजेंस इकट्ठी की जा सके, जो कि ऑपरेशन के टाइम काफी कामगार साबित हुई। फाइनली 18 मई को मिलिटेंट्स के सरेंडर के बाद ये ऑपरेशन खत्म हुआ। इस ऑपरेशन के बाद पंजाब में थोड़ी स्टेबिलिटी आई और खालिस्तान मूवमेंट लंबे समय तक धीमा रहा। तो भाई साहब, ये कुछ कहानी जो बताई गई है, इसमें से आप कह सकते हैं कि 100 में से 40% सच है और 60% मतलब अपने से बनाई गई कहानी है गाइज। सो अगर बात की जाए संत भिंडरावाले जी की, तो गाइज वो मतलब बहुत ही समाज सेविक थे, वो किसी का बुरा नहीं चाहते थे। अगर उनके पास कोई मदद के लिए आता था तो वो उनकी मदद भी करते थे। तो वो इंसान टेररिस्ट कैसे हो सकता है भाई? टेररिस्ट तो वो होता है भाई जो किसी को मार दे, ठीक है ना। जैसे अभी पहलगाम में अटैक हुआ है तो वो लोग टेररिस्ट थे, जिन्होंने किसी को नहीं छोड़ा भाई, सीधा गोलियां मारी हैं, वो लोग टेररिस्ट थे, ठीक है ना। जो पुलवामा में अटैक हुआ गाइज, वो जो लोग थे वो लोग टेररिस्ट थे, ठीक है जी। उसके बाद में अगर हम बात करें, जैसे ये जो एयरलाइंस की बात कर रहे हैं, कानिष्क एयरलाइन, उनका जो पायलट था ना भाई वो सरदार था।
तो इनको ये लगा कि वो पायलट सरदार है, इसीलिए वो जो उसमें ब्लास्ट हुआ था 329 पैसेंजर्स की जान चली गई थी, तो इनको ये लग रहा था कि वो भी सिखिज्म की वजह से हुआ है, कि खालिस्तान की वजह से हुआ। ऐसा कुछ नहीं था भाई, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ कि कोई खालिस्तानी या सिखिज्म भाई किसी का बुरा चाहता है। भाई मैं सही बताऊं तो जब कभी भी अगर ग्लोबली बात की जाए तो कभी भी किसी भी कंट्री में अगर स्टेट में कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो भाई खालसा एड वाले जाके वहाँ पे हेल्प करते हैं। बहुत सारे लंगर डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है ना, जो लोग जिनको जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है भाई। सो बात की जाए भाई, ये जो ओवरऑल स्टोरी है ना, इसमें बहुत कम सच्चाई दिखाई गई है और सच कुछ और है। अगर सच जानना है ना भाई तो आप मेरे चैनल पे बने रहे, हम लेके आएंगे सच और भी, मतलब और भी ज़्यादा जो गहराई में स्टडी करके अपने चैनल पे डालेंगे। सो सब्सक्राइब कर दे भाई के चैनल को अगर आपको ये वाली जो रिएक्शन था, जो वीडियो थी अच्छी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइन ऑफ रिएक्टोलॉजी 3.0। बाय गाइस।